नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 के डेटा के बारे में जो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि ये डेटा एक्चुअली ये नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं और कितने दिखाए जा रहे हैं, इसको लेकर जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने भी काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। इवन भारत के डेटा के बारे में भी कि जो नंबर ऑफ़ कोविड पॉजिटिव केसेस दिखाए जा रहे हैं क्या वो उतने ही हैं। तो मतलब ये अंडर रिपोर्टिंग की बात कही जा रही। काफ़ी गंभीर सवाल उन्होंने उठाए हैं इसके बारे में। जॉन हॉपकिंस ने जो इंडिया का जो प्रोजेक्शन है या नंबर ऑफ़ केसेस जो हम बता रहे हैं, और इस पर यहाँ तक भी कहा गया कि नंबर ऑफ़ टेस्ट भी आप कम कर रहे हैं, इसलिए आपको शायद नंबर्स कम दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके लिए पॉलिटिशियंस ने भी सवाल उठाए हैं। उनका भी कहना है कि हमारी जो कैपेसिटी है टेस्टिंग की, उसके अकॉर्डिंगली हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं, जस्ट टू शो आवर नंबर लेस एंड लेस, तो जिससे कि नंबर हमें कम से कम दिखाई पड़े। ये तो खैर डिस्कशन का मैटर है। अंडर रिपोर्टिंग की बात से आप सहमत भी हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक देखा गया, जहाँ जिन शहरों में टेस्टिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, जिन जगहों पर, वहाँ पर नंबर ऑफ़ केसेस एकदम से बढ़ते चले जा रहे हैं। एक्सपोनेंशियल तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ है। तो उस बारे में एक अलग से विस्तृत जानकारी, ये चर्चा करने की बात है। तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में पहले ये कोविड के बारे में बात की जाए कि एकदम से अभी देखा गया पिछले 10 वर्षों के अंदर कई वायरसेस के बारे में खटाखट पता लगता रहा। कभी वो H1N1 आया, कभी सार्स आया, कभी MERS आया। ये वायरसेस का अटैक दिन पर दिन, पहले क्या होता था कि डिकेडल प्रॉब्लम आती थी, 10 साल 12 साल 15 साल के बाद ऐसे कुछ घटनाएं घटित होती थी। लेकिन पिछले 10-12 सालों में देखा गया कि इस तरह के वायरस का जो प्रकोप है वो जनता के ऊपर काफ़ी पड़ा है। तो हुआ क्या, मेरा जैसा मानना है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद जो हमारे पास चीज़ें आई, जो टेक्नोलॉजी बढ़ी, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी, उसके बाद हम लोग ने डिटेक्शन तेज़ी से हमारा होने लगा है। और हमें इसी तरह से सार्स का वायरस के बारे में पता है, MERS के बारे में पता लगा, और H1N1 के बारे में पता लगा, और इसी तरह से वायरसेस के बारे में पता लगा। ये मेरा मानना है, शायद इसका कोरिलेशन है कि टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ने के बाद से इन सब का डिटेक्शन शायद पॉसिबल हो गया है, और इसलिए ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये हो सकता है इसका एक रीज़न हो, और ये मेरा अपना अनुमान है और अपना एनालिसिस है इसकी। अब ये देखते हैं कि एक्चुअली क्या था कि एंटोन करके जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है इसको मैग्नीफाई करके करीब 200 टाइम्स इसको बड़ा करके हम देख सकते हैं। तो वो तो ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया और रिकॉर्ड किया माइक्रोब्स के बारे में। और उसी तरह की जो सेल थ्योरी के बारे में बताया कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स, ये बात कही गई। वर्कोव ने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिगिन विद अ सिंगल सेल और दिस कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ग्रो इन अबाउट 10 ट्रिलियन सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ये उनका मानना था। ल्यूइस पास्चर ने भी ये माइक्रोब्स की स्टडी की, और उन्होंने कहा कि सर्टेन फूड एंड ड्रिंक्स स्पॉइल जो हो जाते हैं, उसकी वजह से भी ये वायरस जो है ओरिजिनेट हो जाते हैं, और उनका भी सेल थ्योरी से इसका कोरिलेशन उन्होंने बताया। अब एक और बात चल रही है कि ये इसके बारे में यदि आयुर्वेद के मान्यता के अनुसार से देखा जाए तो चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट ने ये पैथोजेंस की बात मानी कि खून के अंदर भी इनविजिबल जो ये पैथोजेंस होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु जो है खून रक्त के अंदर भी होते हैं, ये उन्होंने उस वक्त ही मान लिया था। ये 800 से 1000 AD के आसपास की बात है, उस वक्त इन्होंने मान लिया था। और इसी का एग्जाम्पल आप देखिए जॉन स्नो ने, जिन्होंने कॉलरा स्टडी की फ्रांस के अंदर, और उन्होंने देखा कि ये डिजीज़ वाज ड्यू टू वाटर सप्लाई। ये उनका जो था जॉन स्नो ने माना था। और इन्होंने फिर लुइस पास्चर ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, वो कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जर्म थ्योरी एंड डिजीज़ इन 1860 to 64 में उन्होंने इस तरह का किया। और उनका कहना भी था कि जर्म्स आते हैं और जाते हैं। ये भी बहुत सारे वैज्ञानिकों का मानना है कि जर्म्स थ्योरी आज की नहीं है। जर्म्स ऐसा नहीं है कि अभी पता लगा, जर्म्स हज़ारों सालों से है, हमारे यहाँ पर है, प्रकृति के अंदर है, और उसका जो है डिटेक्शन हम जो है हो रहा है, इसके बारे में हमको पता चलता चला जा रहा है कि ऐसा है। ये एक और बड़ी बात इसके अंदर कही गई। अभी जो है जर्म थ्योरी, जर्म से बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए, कोविड के लिए आपने अभी सैनिटेशन ड्राइव चल रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, सैनिटाइजर्स की बात चल रही। इसकी बात कहाँ से उठी थी? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग प्रोफेशन में थी,
इन्होंने पहली बार रिकग्नाइज़ किया स्वच्छता की ज़रूरत, इम्पोर्टेंस के ऊपर, और उन्होंने कहा कि स्वच्छता यदि आप करेंगे तो उन्होंने, और ये जब मतलब ये सैनिटरी प्रैक्टिस है कहते काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और उस समय जो हॉस्पिटल में जहाँ वो काम कर रहे थे, मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ फीवर केसेस थे। उन्होंने देखा कि इसको ड्राइव चलाने के बाद से, सैनिटेशन ड्राइव चलाने के बाद से और चीज़ों में जैसे ये करने के बाद से देखा एकदम नंबर ऑफ डेथ जो सोल्जर्स के अंदर थी वो काफ़ी कम हो गई। तो उन्होंने लगा कि ये सैनिटेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है टू कर्व द डिजीज़, या इन्फेक्शन को कर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूर मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है, ये उनका अपना मानना था। अब रही जो डेटा की बात, डेटा कन्फ्यूज़न हो ही रहा है इसके बाद कि जो अलग अलग लोगों का अलग अलग दृष्टिकोण है कि डेटा कितना अंडर रिपोर्टिंग है, कितना अनरिप्रेजेंटेड है, और एपिसेंटर्स के बारे में भी कहा जा सकता है, कहा जा रहा है। कुछ लोगों का कहना है एपिसेंटर बहुत सारे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके, लेकिन कंट्री के अंदर एपिसेंटर बहुत सारे हैं जिसके बारे में हमें कुछ करना चाहिए, मतलब और जी व्यापक टेस्टिंग करके उसके बारे में पता करना चाहिए। तो है इसके अंदर जम्पसरी के बारे में कहा ही गया है कि ये आते हैं और जाते हैं, उसके बारे में ऐसी बातें हैं पूरी। अब जैसे भी अब वैक्सीन, अब उसके बाद से देखिए वैक्सीनेशन की बात चल रही है, ड्रग्स डिलीवरी की बात चल रही है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लोग लगे हुए हैं, कंपनीज लगी हुई हैं ड्रग डिलीवरी के लिए और वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए। होता क्या है, ड्रग्स किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? ड्रग्स इस्तेमाल की जाएंगी जो पेशेंट है, जो कोविड पेशेंट है उसके लिए ड्रग इस्तेमाल की जाएंगी, और उसका जो डायरेक्टली जो लिंक है पेशेंट से है। लेकिन वैक्सीन का है, वैक्सीन सबको देना पड़ता है। यदि वैक्सीन आएगी तो सबको देनी पड़ेगी, ये सबके लिए यूज़ होगी, तो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता है इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग। तो इसलिए वैक्सीन के ऊपर भी काफ़ी लोगों का लगाव है, लोग लगे हुए हैं, कंपनीज लगी हुई हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन डेवलप करें और उसके मार्केट के अंदर जल्दी से जल्दी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉफिट अपना बना सकें। तो वैक्सीन डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनीज लगी हुई, यूएस की कंपनीज लगी, इटली की कंपनीज लगी हुई हैं, ये फार्मास्यूटिकल्स लगे हुए हैं। इवन भारत के अंदर भी कई ट्रायल्स चल रहे हैं, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं। और इसी वक्त में देखा गया कि लोगों ने ये भी सवाल उठाया है कि ये जो इवन आयुर्वेद के बारे में, जब इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेद की बात कही फॉर कोविड मैनेजमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स के लिए भारत सरकार ने, तो इसके बारे में कुछ लोगों ने, मॉडर्न मेडिसिन के लोगों ने बताया कि क्लिनिकल ट्रायल इनके प्रॉपर नहीं होते हैं और इसलिए एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ ये लोग नहीं करते हैं, और इसकी वजह से इनकी अप्लीकेबिलिटी या यूजेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उन्होंने किया। लेकिन इस बारे में यदि देखा जाए, क्लिनिकल ट्रायल की बात किसकी कर रहे हैं? ये ऐसी मेडिसिन है जो हज़ारों सालों से इस्तेमाल की जा रही है, इनके ट्रीटमेंट, इनकी मॉडलिटीज़, तो उसके लिए क्वेश्चन क्लिनिकल ट्रायल करें या ना करें, उनकी जो एप्लीकेबिलिटी, यूजेबिलिटी टेस्टेड है इंडियन कंडीशंस के अंदर, और लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। आपकी जो कुछ फार्मा कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, जो सोचते हैं जो क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने एक स्पेसिफिक सेटिंग्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ में करके क्लिनिकल ट्रायल के चारों फेस करने के बाद वो मेडिसिन आप मार्केट में ले आते हैं, तो आप समझते हैं कि आपकी मेडिसिन मतलब मोस्ट सुटेबल है, मोस्ट इफेक्टिव है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप दूसरे की पैथी को या आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अंडरमाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके क्लिनिकल ट्रायल आप डायरेक्टली यदि वर्ड ऑफ क्लिनिकल ट्रायल ना भी यूज़ करें तो ये इनकी स्टडीज़, इनके जो मेडिसिन, इनके फॉर्मुलेशन जैसे च्यवनप्राश है, ये सब आज से नहीं सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है, और घर घर में एटलीस्ट भारत में तो इस्तेमाल हो ही रहा है इसका, और लोगों ने काफ़ी इसका फ़ायदा उठाया है। तो इस बारे में शंका जाहिर करना ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है और ये काफ़ी दुर्भावना से परिपूर्ण लगता है। अब क्या है, ये लोग, अब आप वैक्सीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर होम? अब वैक्सीन तो आपने डेवलप कर लिया, वैक्सीन आपने दे भी दी, तो उससे किसका भला किसका होगा? खाली वैक्सीन आइसोलेशन में तो काम करेगी नहीं, वैक्सीन के साथ यदि इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल लेवल उसका पुअर है तो वो वैक्सीन इतना इफेक्टिव नहीं होगी। और आपके पास एग्जाम्पल भी नहीं है स्मॉल पॉक्स को छोड़कर किसी और ने, कि वैक्सीन ने किसी डिजीज़ को ख़त्म करने में कोई काम किया हो, कोई बहुत ज़्यादा उसका रोल रहा हो। स्मॉल पॉक्स में जरूर इरेडिकेट करने में वैक्सीन का हेल्प मतलब रहा हो, इसका योगदान रहा हो, लेकिन और डिजीज़ में देखिए तो होता क्या है कि अब काफ़ी लोग तो जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं या पुअर लोग हैं, उनको आप वैक्सीन दे भी देंगे तो उससे क्या होगा? यदि उनका न्यूट्रिशनल लेवल आप नहीं उठा पाए, उनको प्रॉपर आप न्यूट्रिएंट नहीं दे पाए, तो उससे उसकी एफिकेसी जो होगी वैक्सीन की, पर्टिकुलर वैक्सीन की, वो बर्बाद हो जाएगी, मतलब काम की नहीं होगी। और रहा जो वैक्सीन जो है, वैक्सीन देने से क्या होता है, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज इस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट आपकी बॉडी में आ जाते हैं।
वो आ जाते हैं आपके। लेकिन क्या होता है, जब जिसका स्ट्रेन दिन पर दिन चेंज हो रहा है, इसका म्यूटेट हो रहा है, वायरस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, इसके बाद इसका मतलब क्या है, वो वैक्सीन कुछ दिनों बाद हो सकता है आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव हो ही ना, तो आपको नई वैक्सीन पर फिर आपको आना पड़ेगा और या उसकी डिस्कवरी करनी पड़ेगी या उसके ऊपर आपको अगेन क्लिनिकल ट्रायल आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो है प्रॉब्लम ऐसी होती है। क्योंकि वैक्सीन का रिक्वायरमेंट क्या है, गुड न्यूट्रिशन होता ही होता है, और एक्चुअली क्या होता है, उसके जो एंटीबॉडीज वो प्रोटीन ही है, प्रोटीन स्ट्रक्चर है पूरा। तो अनटिल अनलेस आप न्यूट्रिएंट प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को या इंडिविजुअल को, वैक्सीनेशन का कोई इफेक्ट उस पर होने वाला नहीं है। ये जो है एक बात देखी गई है। तो अल्टीमेटली है कि अल्टीमेटली जो मानना है, इवन आयुर्वेद साइंस का भी मानना है कि आप न्यूट्रिशन लेवल जो है इंडिविजुअल का बढ़ाएं। और आयुर्वेद साइंस ये भी कहती है कि उनके पास कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट की बात वो नहीं कहते हैं कि हमारे पास कोविड का कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट है, वो सिंपली इम्यूनिटी बूस्टर वाली बात करते हैं कि इम्यूनिटी को बूस्ट कर कर आपको ऐसा बना देंगे जिससे आप उस पर्टिकुलर डिजीज से आप लड़ सकते हैं या फाइट कर सकते हैं। ये उनका अपना मानना है, अपना दृष्टिकोण है। अब जो है ये और देखा गया है इसके अंदर कि अभी ड्रग्स के अंदर तो काफ़ी, अब देखिए टेस्टिंग चल रही है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में चल रही है, रेपनोविर के बारे में, डेक्सामेथासोन के बारे में। तो इसके बारे में भी कहा गया है, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है मलेरिया के लिए काफ़ी दिनों से अरसे से यूज़ की जा रही है, और इसको यदि लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस ना हो, इसकी इरेशनल इसका यूज़ ना हो, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद दवा है। यदि इरेशनल यूज़ करेंगे तो नो डाउट इसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं और इससे काफ़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसी तरह डेक्सामेथासोन की बात ही काफ़ी दिनों से भारत में यूज़ की जा रही है, फॉर एलर्जिक एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए भी लोग यूज़ कर रहे हैं, और अदर स्किन डिसऑर्डर्स के लिए सोरोसिस में यूज़ की जा रही है, और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अब इसका भी ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है अपने यहाँ पेशेंट्स के ऊपर, और संभावना इसके भी यदि कायदे से यूज़ रैशनल वे में यूज़ की जाएगी तो इसके अच्छे रिजल्ट आने की संभावना है। अब जो है ये और जो चीज़ें हैं इसके अंदर, अब इवन ऐसा हो गया है, यदि आयुर्वेद की बात करें तो इवन जो है इवन वेस्ट इज़ लुकिंग फॉर आयुर्वेद, जो वेस्ट भी आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ काफ़ी आशा से देख रहा है कि इसके अंदर क्या ऐसा है जिसके इतने गुण हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं इसके, और ये इतना हेल्पफुल है। तो ये आयुर्वेद की तरफ बड़ी आशा से देख रहा है। हॉलिस्टिक मेडिसिन की बात भी दबी जबान में कही जा रही है। अब जैसे क्यों इवन जो आपकी और सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन के ड्रग्स हैं, और उसके देखिए साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग्स जो होती है स्टैटिन के, ये रिकॉर्डेड है कि उसमें करीब 90-10% लोगों के अंदर एक साल यदि यूज़ करते हैं तो शुगर का लेवल उनका बढ़ जाता है। इसका मतलब एक साल यदि आपने स्टैटिन यूज़ कर ली, जो कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग ड्रग है, तो उससे आपका जो शुगर लेवल, ये साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि इससे आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है 10% में, 9 से 10% के अंदर बढ़ जाता है। मतलब आप यदि 100 लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 9 से 10 लोगों को आप डायबिटिक हर साल बना रहे हैं। यदि इस परसेंटेज के हिसाब से देखा तो इंडिया में संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, जो एक चिंता का विषय है। आप देखते हैं कि यदि हम न्यूट्रिएंट की बात करें, न्यूट्रिशन लेवल की बात करें, आप देखिए जैसे कैटरेक्ट नाम की एक बीमारी है जो आँखों में होती है, जिसको मोतिया बिंदु भी बोलते हैं हिंदी में। अब उसमें देखा गया कि यदि जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका न्यूट्रिशनल लेवल कम है, जिनके पास इनकम का स्टैंडर्ड इसको कम है उनके पास, तो देखा गया उनके पास कैटरेक्ट जो है 35 से 40 साल के आसपास से आना शुरू हो जाता है, कैटरेक्ट स्टार्ट हो जाता है उनके। जबकि आप एक अच्छे न्यूट्रिएंट यदि आपको मिल रहा है, अच्छी आपकी इनकम है और आपका लिविंग स्टाइल ठीक ठाक है, तो आपका जो कैटरेक्ट आता है आपके पास 58 से लेकर 65 साल, 65 साल के आसपास आपको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। तो वो देखिए एज का डिफरेंस जो है करीब 20 साल का, वो क्यों है? होता क्या है कि आपके जो खाने के अंदर हो सकता है आप फ्रूट्स और वेजिटेबल इतना अफोर्ड कर पाएँ और जिससे आपको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स, आपको जिंक मिल पाए और अदर प्रोटीन्स भी आप ले पाएँ, क्योंकि आपके पास सफिशिएंसी ऑफ फूड है और फूड प्रोडक्ट यू कैन परचेज, यू हैव परचेजिंग पावर। लेकिन वो गरीब के पास परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड अमाउंट में जो सस्ते से सस्ता जो फूड ग्रेन अवेलेबल होता है वही ले पाता है। इसकी वजह से उसके मिनरल्स उसकी बॉडी में कम होते हैं और जिंक मान लीजिए कम जाता है, तो उसकी वजह से ये सब रीज़न होते हैं उसके कैटरेक्ट के जल्दी आने के। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो जल्दी जिसकी ग्रिप में जल्दी आ जाता है और वो अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है। तो ये देखा गया, दुनिया भर में देखा गया, ये
यदि आप न्यूट्रिशन की बात नहीं करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो वो पेशेंट जो है उसके लिए वैक्सीन का रोल भी बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। अब इसी बारे में, जैसे कोविड के बारे में चल रहा है कि कोविड देखिए पेशेंट्स हैं देश के अंदर, तो जो जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी नहीं है उनको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत जल्दी इस 8 से 10 दिन के अंदर वो रिकवर हो जाते हैं। उनका दोबारा टेस्ट कराया जाता है तो निगेटिव टेस्ट आता है। और वही यदि कोमॉर्बिडिटी के साथ में है, उनको हाइपरटेंशन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, रीनल प्रॉब्लम है, कैंसर है या डायबिटीज़ है, तो उनको उसकी वजह से उनके संभावना मतलब काफ़ी ख़राब हो जाती है, उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, और कई बार कॉम्प्लिकेशन भी आ जाते हैं जिसमें वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह की कंडीशन आ जाती है। तो मेरा मानना है, यदि आपको अवॉइड करना है इस तरह की प्रॉब्लम से और इस प्रिवेंशन करना है, कोमॉर्बिडिटी आपके अंदर नहीं है, यदि है भी, तो आपको बहुत प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और अपने को बचाने के लिए आप क्या करें, गुड अमाउंट में फूड लें, फ्रेशली होम कुक्ड फूड लें, अच्छा फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, और जितने ये कम से कम यदि पके होंगे तो और फ़ायदा करेंगे। और प्रॉपर स्लीप लें, मतलब आपको सोने का टाइम भी आपका निर्धारित होना चाहिए, 8 घंटे कम से कम डेली आप सोएं। और प्रॉपर एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं, घर बैठे करें या बाहर करें, या बाहर निकले नेचुरल एयर के अंदर जाके करें, तो एक्सरसाइज भी करेंगे। इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको इस टाइप का किसी डिजीज़ से डरने की ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम आएगी आपको। ये चीज़ें यदि ध्यान रखेंगे तो आपके लिए काफ़ी मददगार होगा, और कोविड जैसी प्रॉब्लम को से भी आप सोल्यूशन पा सकते हैं और अपने को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, और अपनी इकनॉमी में इसी तरह से फिर योगदान भी दे सकते हैं। धन्यवाद।